देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब मंगल होंगे। आपका जीवन जो अभी गुजर रहा है वह जीवन हो सकता है कि थोड़ी तपस्याओं से गुजर रहा होगा। आप लोगों को प्रातःकाल उठना पड़ता होगा और आप लोगों को पढ़ना पड़ता होगा, फिर आपको कोचिंग सेंटर जाना पड़ता होगा और आपको वहाँ भी पढ़ना पड़ता होगा, फिर वहाँ से आने के पश्चात आपको कोचिंग का टास्क बनाना होता होगा, फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस करने होते होंगे। तो कुछ इन सब कार्यों को करते करते आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, मेरे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, एक काम करने के बाद एक काम को मुझे करना पड़ रहा है। मगर याद रखिए, ये मुश्किलें, ये संघर्ष यही आपको एक दिन सोने की तरह चमकदार और हीरे की तरह नायाब बनाएगी। आप लोग आज जो संघर्ष कर रहे हैं, यह संघर्ष आपको कल बेहतर परिणाम देने वाला होगा और निश्चित रूप से आज जो आप कर रहे हैं इसका प्रतिफल आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। इसलिए समस्याओं से उबिए नहीं और थोड़ी देर कहीं ना कहीं मेहनत कर लीजिए और आज जो मेहनत करेंगे इसका परिणाम निश्चित रूप से स्वर्णिम होगा और सुखदायक होगा और आपको एक बेहतर कल देगा और आपके परिवार के एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा, आपके बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए पढ़ते रहिए और परीक्षा सेंटर में जब जाइएगा ना, तो आज जो पढ़ रहे हैं वह काम आएगा और तमाम प्रश्न आपको बनाना आता रहेगा। और यदि मटर कष्टी करते रहेंगे और तमाम अनावश्यक गतिविधियों में अपने समय को यदि बर्बाद करते रहेंगे तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आने को है और आपकी कलम रुकी रहेगी। वहीं यदि आज के समय का सदुपयोग करते हुए दिन रात अध्ययन जारी रखते हैं तो परीक्षा में बाकी और बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं की उनकी कलम रुकी रहेगी और आपकी कलम चलती रहेगी। और कलम ही नहीं चलेगी बल्कि आपका परिणाम भी शानदार आएगा और एक ऐसा परिणाम आएगा जिससे आपके भविष्य की विकास की गाड़ी जो है सो कभी भी नहीं रुकेगी और आप बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन आपको अपने ऊपर गर्व होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके बीच में एक और अध्याय लेकर के उपस्थित हूं। इस अध्याय का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में 2023 तक कुल 40 सवाल पूछे गए हैं। उन 40 सवाल के लिए मैं आपको 3 से 4 वीडियोस का पार्ट में बनाऊंगा। आज के वीडियो के सेशन में मैं 10 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं और 10 क्वेश्चन जो भी वो तमाम क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो 40 क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा और जो भी सटीक उत्तर होंगे वो आपको इस सेशन में जानने के लिए मिलेंगे। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए मैं अब क्वेश्चन पर चलता हूं। प्रथम प्रश्न इस पाठ से, जो बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के उपायों का उल्लेख करें। बाढ़ की जो क्षति होती है उसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, या इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो लिखेंगे बाढ़ की क्षति को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। प्रथम उपाय आप लोग लिख सकते हैं कि बाढ़ की क्षति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मजबूत तटबंध, मजबूत बांध का निर्माण करना चाहिए। यदि बांध का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, तो बाढ़ की स्थिति जो व्याप्त होती है और बाढ़ के कारण जिस प्रकार की आपदाएं आती है, लोगों को जो नुकसान होता है, तो बांध की स्थिति यदि मजबूत होगी तो खुद ब खुद क्या होगा, तो बाढ़ का प्रभाव कम होगा। इसके पश्चात जल के निकासी की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए। अधिकांशतः क्या होता है कि बांध की स्थिति में जब बांध मजबूत नहीं होता है और बाढ़ का पानी जब जो नदियों में बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी जो होता है वो गांव में प्रवेश कर जाता है और गांव में प्रवेश तो कर जाता है, मगर जल के निकलने की जो समस्या होती है वो समस्या आती है क्योंकि जल की निकासी की उच्चतम व्यवस्था ही नहीं होती है। तो जल की निकासी की उच्चतम व्यवस्था जो ही होगी त्यों ही बाढ़ के प्रभाव को भी कुछ कम किया जा सकता है। इसके पश्चात तीसरे उपाय में खैर आप लोगों को 2 नंबर का ये सवाल पूछा जाएगा तो 2 उपाय लिखेंगे तो पर्याप्त रहेगा। मैं तीसरा उपाय भी आपको मैं बता देता हूं। लिखेंगे बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने मकान को बाढ़ का जो जलस्तर जो रहता है नियमित रूप से जो हर वर्ष जब भी बाढ़ आता है तो रहता है, उससे ऊंची भूमि पर हमें क्या करना चाहिए, अपने आवास का निर्माण करना चाहिए। यदि बाढ़ का पानी यदि आ भी जाता है तो हमारे घरों में प्रवेश न करे और इस प्रकार बाढ़ के प्रभाव से हम लोग बच सकते हैं। तो ऊंची भूमि पर क्या करना चाहिए, तो भवनों का निर्माण करना चाहिए, घर का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार बाढ़ के प्रभाव से हम लोग बच सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपायों का उल्लेख करें। भूकंप का प्रभाव कम हो इसके लिए क्या करना चाहिए, 2 उपाय बताना है। तो लिखेंगे प्रथमतः तो भूकंप आए मगर भूकंप का प्रभाव हमारे ऊपर न हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें भूकंप रोधी घर का निर्माण करना चाहिए, है ना। इंजीनियर द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और बनाए गए नक्शे के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, आवास का
निर्माण करना चाहिए। यदि भूकंप रोधी घर का निर्माण करते हैं हम लोग तो क्या होती है, जब भूकंप आती भी है तो हमारे घरों पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और हम लोग अपने घरों में क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसके पश्चात दूसरा उपाय भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि जब भूकंप आ जाती है, अब अचानक से आ गई भूकंप, तो उस दशा में क्या किया जाए, तो किसी मजबूत ठोस पदार्थों के नीचे क्या करना चाहिए, हमें छुप जाना चाहिए, ताकि भूकंप का प्रभाव, यदि भूकंप की तीव्रता यदि अधिक हो, है ना, तो खैर प्राकृतिक आपदा जब विकराल रूप में होती है तो कितना भी हम लोग सचेत हो जाएं मगर उसके प्रभाव से हम लोग नहीं बच पाते। मगर यदि भूकंप के झटके यदि सामान्य है तो हमें किसी ठोस पदार्थ के नीचे हम लोगों को चले जाना चाहिए, जैसे कोई मजबूत यदि चौकी है, मजबूत यदि पलंग है ना, तो उसके ठीक नीचे में हम अपने सिर पे तकिया रख करके क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए, क्योंकि सिर बचा रहना चाहिए, है ना। तो शरीर की बाकी और गतिविधियां जो होती हैं और बाकी अंग प्रत्यंग होते हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार भूकंप के प्रभाव से हम लोग बच सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, सुखाड़ की स्थिति में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो सुखाड़ की स्थिति में मिट्टी की नमी बनी रहे इसके लिए क्या करनी चाहिए, तो प्रथमतः तो हमें क्या करना चाहिए, तो घास का जो आवरण होता है ना, तो घास के आवरण को बनाए रखना चाहिए, घास को काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए, घास के आवरण को बनाकर रखना चाहिए। दूसरा, मिट्टी की नमी बरकरार रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, तो खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए, है ना। खेतों की जब गहरी जुताई होगी तो सुखाड़ वाली स्थिति में भी क्या होगी, तो मिट्टी की नमी जो है वो बरकरार रहेगी, तो गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से 4 नंबर क्वेश्चन है, जो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो लिखेंगे, जब कोई भी आपदा आती है तो मानव को तबाह करती है और मानव के जनजीवन को और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपदा आती है तो विशेष प्रकार की क्षति होती है और क्षति होती है तो क्षति के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन किया जाता है। क्योंकि आपदा प्रबंधन में क्या किया जाता है, तो मानव को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए प्रयास किया जाता है, अथवा कोई भविष्य में कोई भी और आपदा का प्रभाव न हो और न के बराबर हो और बेहद ही कम हो, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। तो आपदा प्रबंधन की उपयोगिता अथवा आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, सूखे को परिभाषित करें। तो लिखेंगे, जल की कमी के कारण भूमिगत जल के स्तर का काफी नीचे चले जाना वाली स्थिति जो होती है और उस स्थिति के कारण पूरी पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहा जाता है, सूखा कहा जाता है। और सूखा की जब स्थिति होती है तो न तो फसल के लिए सिंचाई की व्यवस्था सही ढंग की हो पाती है और न ही पीने के लिए पर्याप्त जल ही हम लोगों को प्राप्त हो पाता है। तो यही सूखा के बारे में आप लोग 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो इतना जब लिख देंगे तो पर्याप्त रहेगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचने के उपाय बताएं। सुनामी से जो उत्पन्न तबाही होता है, सुनामी कहाँ आता है आपको पता है, समुद्र में आता है। तो सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो लिखेंगे, सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचने के लिए उपाय निम्नलिखित है। प्रथमतः तो समुद्र के किनारे पर आवास का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, है ना, अथवा आप लोग लिख सकते हैं समुद्र तट के समुद्र के किनारे क्या करना चाहिए, तो अधिक से अधिक मैंग्रोव एक वृक्ष होता है, मैंग्रोव का वृक्ष लगाया जाना चाहिए। मैंग्रोव का वृक्ष ही क्यों, क्योंकि मैंग्रोव के वृक्ष की जो जड़ें होती है वो नदियों के अथवा समुद्र के लहरों के प्रभाव को कम करने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो इस प्रकार ये उपाय यदि किए जाए तो समुद्र से उत्पन्न तबाही से बचा जा सकता है। और साथ ही साथ मानसून विभाग के द्वारा जो मौसम का जो विभाग होता है, मौसम के विभाग के द्वारा कुछ चेतावनी दी जाती है कि यदि सुनामी आने वाली होती है तो उससे पूर्व लोगों को सचेत किया जाता है। तो जो भी सचेत जो किया जाता है जिस दिन, उस क्रम में हम क्या करें, तो समुद्र में भ्रमण हेतु न जाए, क्योंकि जब चेतावनी दे दी गई उसके बाद भी जाते हैं तो ये हमारी बुद्धि का परिचायक नहीं होता है बल्कि मूर्खता का परिचायक होता है। तो अधिकांशतः जब अल्टीमेटम दे दिया जाता है, चेतावनी दे दी जाती है, उसके बाद भी लोग भ्रमण करने हेतु, दर्शन करने हेतु चले जाते हैं और एक दिन भगवान के दर्शन करने के काबिल भी बनने चले जाते हैं और बेसमय भगवान के पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार सुनामी की तबाही से बचा जा सके इसके लिए जो भी चेतावनी दी जाती है तो चेतावनी को ध्यान में रखा जाए, अन्यथा जिंदगी बेध्यान हो जाती है और हम लोग ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। तो लिखेंगे, आकस्मिक प्रबंधन में
जो स्थानीय प्रशासन होती है उसकी अहम भूमिका होती है। स्थानीय जो अधिकारी होते हैं, जब किसी प्रकार की यदि आपदा होती है तो सरकार देर से न सुनती है। सरकार क्या करती है, तो सरकार त्वरित तो कार्रवाई नहीं करती है। तो इस क्षेत्र में, इस बिहाफ में, इस स्थिति में क्या किया जाता है, तो जो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय इकाई जो होती है वह क्या करती है, तो राहत सामग्री लोगों को मुहैया करवाती है जो लोग आपदा से ग्रसित होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन जो होते हैं उनका आपदा प्रबंधन में विशेष योगदान होता है। आकस्मिक जो आपदा आती है तो उसमें उनका अहम योगदान होता है, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार के जो राहत सामग्रियां होते हैं वो आम जनमानस तक, जिनको जो कि आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन तक पहुंचने में उनको काफ़ी समय लगता है। मगर जब आकस्मिक जो स्थानीय जो प्रशासन होते हैं, स्थानीय इकाइयां जो होती हैं, तो उनके द्वारा त्वरित राहत सामग्री मुहैया करवाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की अहम भूमिका होती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। तो लिखेंगे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकार है, जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, है ना, ये ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, वज्रपात हो गया, बादल का फटना हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। इन आपदाओं में बहरहाल ये तमाम आपदाएं मानव को बेहद ही क्षति पहुंचाते हैं, मगर मुख्यतः सुनामी, सूखा, बाढ़, ये सब क्या होते हैं, भूकंप, ये सब मानव की अत्यधिक क्षति करते हैं। तो इस प्रकार आप प्राकृतिक आपदा के प्रकारों के बारे में लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो प्रथमतः आप लोग आपदा की परिभाषा लिख दीजिएगा। आपदा मनुष्य के लिए कष्टदायी घटना को आपदा कहते हैं, अथवा वैसी कोई भी घटना, वैसी सभी घटनाएं जो कि मानव को कष्ट देती है उसको आपदा कहते हैं। आपदा के विभिन्न प्रकार के बारे में लिखना है तो लिखेंगे आपदा के दो प्रकार होते हैं। प्रथमतः प्राकृतिक आपदा जो कि प्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे भूकंप हो गया, सूखा हो गया, सुनामी हो गया, है ना, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, बादल फटना हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। मानव जनित आपदा दूसरा आपदा के प्रकार है, लिखेंगे मानव के क्रियाकलापों के कारण जो आपदा उत्पन्न होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, है ना। तो इसके प्रकार क्या क्या होंगे, तो जैसे गैस का फटना, है ना, अथवा आग लग जाना, है ना, ये सभी समस्याएं जो होती हैं, ये आपदाएं जो होती है वो मानव जनित आपदा होती है, जो मानव के कारण होती है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, भूकंप और सुनामी की में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी की भूमि के अंदर भूकंपीय कुछ जो गतिविधियां होती हैं, है ना, पृथ्वी के भूतल के अंदर कुछ गतिविधियां होने के कारण, एक ऐसी गतिविधियां होने के कारण, जिन गतिविधियों के कारण पृथ्वी के धरातल में जितने भी प्लेट होते हैं जो अवस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लेट हैं, तो उन प्लेटों में जब किसी प्रकार की गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं तब जो आपदा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। और यही प्रक्रिया जब समुद्र के साथ होती है, समुद्र के भीतर होती है, तो धरातल पर उत्पन्न होने वाली आपदा को क्या कहा जाता है, भूकंप। और समुद्र के अंदर घटित होने वाली जो समुद्र के अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। भूकंप पर जो भूकंप जो आता है धरती पर जो आता है तो इससे जान माल की अत्यधिक क्षति होती है, मगर सुनामी में भूकंप की अपेक्षा कम क्षति होती है। तो यही भूकंप और सुनामी में हम लोग अंतर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग तमाम बड़े बड़े चैनलों से इतर इस चैनल पर भी विजिट करते हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग मन से पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए। यही प्रार्थना मैं माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ और हर दिन करता हूँ। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आप सबका भविष्य स्वर्णिम हो। धन्यवाद।